स्टूडेंट, मैं हेमंत गुप्ता श्री कृष्णा महाविद्यालय कॉलेज चालुकी से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक अवकल समीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जब अगर आप मैथमेटिक्स से संबंधित रहेंगे तो काम आता रहेगा। आज हम अवकल समीकरण पढ़ेंगे और ये बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट है। इसमें अवकल समीकरण में हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। अवकल समीकरण की डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो उसमें ये हम देखेंगे कि वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलज गुणांक, मतलब वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलज गुणांक के बीच संबंधित हो, वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। और इस समीकरण को हम कैसे रिप्रेजेंट देखते ही समझ जाएंगे कि यह अवकल समीकरण है या नहीं। तो इसको जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे पहली इक्वेशन को देख पा रहे हैं, इसमें dy/dx प्लस 8y बराबर 0 है। तो ये अवकल समीकरण आपको किस प्रकार से देखने में आएगी, क्योंकि आपने डेफिनेशन में तीन चीज इसमें देखी, एक तो स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर, एक तो ये स्वतंत्र चर हो गया, एक आश्रित चर और एक आश्रित चर के अवकलज गुणांक। ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अवकल समीकरण के बारे में समझना है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस पहली इक्वेशन में देखने पर यह अवकल समीकरण है या नहीं। इसको देखने के लिए हम अवकल समीकरण इस पे गौर करते हैं कि ये अवकल समीकरण है कि नहीं। इसमें आप देख रहे हैं कि dy/dx प्लस 8y बराबर 0 है। अब इसमें आपको ये दिख रहा है, एक चीज तो ये है d/dx, एक चर है y और एक चर है x। इसमें हम ये देखेंगे कि जो d/dx है यह इस अवकल समीकरण का एक अवकलज गुणांक है। क्या गुणांक है? आश्रित चर के अवकलज गुणांक है, इसको अवकलज गुणांक कहते हैं। और जो y है वो इसमें आपके स्वतंत्र चर के, मतलब स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम आश्रित चर, मतलब आश्रित चर है ये y, और स्वतंत्र चर कौन सा हो जाएगा? x, क्योंकि स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम आश्रित चर का अवकलन या समाकलन करते हैं। अब हम जब अवकलन इसका करते हैं तो हम ये लिखते हैं एक लाइन की x के सापेक्ष अवकलन करना। x के सापेक्ष अवकलन का मतलब ये हो गया कि वहां पर x तो हो गया स्वतंत्र चर और इस कंडीशन में y हो गया आपका आश्रित चर और d/dx ये आपका अवकलज गुणांक हो गया। तो एक अवकल समीकरण को समझने के लिए आप डेफिनेशन पे द्वारे गौर करेंगे कि वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र चर होता है क्या? जो आपका जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हैं या समाकलन कर रहे हैं। अब हम ये देख पा रहे हैं कि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x तो हो गया हमारा स्वतंत्र चर, ठीक है। आश्रित चर क्या हो गया? जो स्वतंत्र चर के अलावा ऊपर जो है वो हो गया अपना आश्रित चर, मतलब ये हो गया आश्रित चर, ये हो गया स्वतंत्र चर, ठीक है। और अवकलज गुणांक क्या हो गया? अवकलज गुणांक हो गया ये अवकलज गुणांक हो गया। तो ये तीन चीज जब पाई जाएंगी किसी समीकरण में तो वह क्या कहलाई जाएगी? अवकल समीकरण। अब हम आते हैं कि अवकल समीकरण की एक इक्वेशन ये है कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 4y बराबर नियतांक। ये भी एक तरह की अवकल समीकरण आ जाती है। और ये दोनों इक्वेशन आपको दिख रही होंगी, अब समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्वतंत्र चर कौन सा है? x, और आश्रित चर कौन सा है? y, और आपका नियतांक ये हो ही गया। और ये y क्या हो गया आपका? आश्रित चर, x हो गया स्वतंत्र चर, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई? अवकल समीकरण।
अब अवकल समीकरण हो गई, लेकिन ये अवकल समीकरण में भी कौन सी अवकल समीकरण है, क्योंकि अवकल समीकरण दो प्रकार की होती हैं, एक तो साधारण अवकल समीकरण, एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण को जो हम लिखते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट में हम लिखते हैं, इसका शॉर्ट नेम हो गया ODE। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो किसी अवकल समीकरण में अवकलज गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, केवल एक, स्टूडेंट्स केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसको साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। अब आप ऊपर दोनों इक्वेशनों को देख पा रहे हो, इसमें से अगर मैं ये देखूं कि पहली और दूसरी इक्वेशन कौन सी साधारण अवकल समीकरण है और कौन सी आंशिक अवकल समीकरण, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से हमें अगर ढूंढना हो कि साधारण अवकल समीकरण कौन सी है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि साधारण अवकल समीकरण इन दोनों में से कौन सी है। तो साधारण अवकल समीकरण का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये देख लो आप कि केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, केवल एक। तो केवल एक स्वतंत्र चर, अब स्वतंत्र चर तो ये होता है जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे होते हैं। तो x आपका यहाँ पर स्वतंत्र चर है, इस इक्वेशन में और कोई स्वतंत्र चर आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर है। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी साधारण अवकल समीकरण। तो ये आपकी हो गई साधारण अवकल समीकरण। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन है d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 4y बराबर कांस्टेंट या नियतांक। अब हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन में स्वतंत्र चर कितने हैं। तो हम देखेंगे स्वतंत्र चर एक ये रहा, लेकिन देखेंगे तो दोनों ही स्वतंत्र चर सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी स्वतंत्र चर एक ही है, कौन है, x। इसका मतलब ये भी कौन सी इक्वेशन हो गई, साधारण अवकल समीकरण। ठीक है, तो हमको इतना तो पता चल गया कि साधारण अवकल समीकरण को देखने का तरीका क्या है, कि हम ये देख लेंगे कि जो अवकलज गुणांक है वो केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो। अगर हमने ये देख लिया कि एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष है तो इसका मतलब कि वो है साधारण अवकल समीकरण है, वह अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण है। अब वो अवकल समीकरण है या नहीं है उसका किससे पता चलेगा, कि उसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो और आश्रित चर के अवकलज गुणांक के बीच में संबंध हो। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण। और उस अवकल समीकरण को अगर हमको पता लगाना है कि वो साधारण अवकल समीकरण है या नहीं है, तो इसको पता लगाने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका ये देखेंगे कि अवकलज जो गुणांक है, इन दोनों का अवकलज जो गुणांक है, इसमें d/dx है, इसमें d2/dx², इसमें d/dx है, ये किसके सापेक्ष, कितने स्वतंत्र चरों के सापेक्ष है। तो हम देखेंगे केवल और केवल x के सापेक्ष है, इसमें केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर पाया जा रहा है। तो एक ही स्वतंत्र चर पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों साधारण अवकल समीकरण हो गए। कंपटीशनों में बीएससी करने के बाद आपको ये बिल्कुल बेसिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ODE इक्वेशन कौन सी होती है। ODE इक्वेशन का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसमें केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए। अच्छा, अब साधारण अवकल समीकरण अगर वो कोई इक्वेशन नहीं हुई, कोई अवकल समीकरण अगर साधारण अवकल समीकरण नहीं हुई तो फिर वो कौन सी अवकल समीकरण होगी, तो फिर वो आंशिक अवकल समीकरण होगी। अब आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा हम देखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आंशिक अवकल समीकरण किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकलज गुणांक इनमें से किसी के सापेक्ष हो तो आते हों। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, कि केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, किसमें, साधारण में, और आंशिक अवकल समीकरण में क्या हो, एक से
अधिक स्वतंत्र चर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको इंग्लिश में, आंशिक अवकल समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप शॉर्टकट में अगर बोलेंगे तो पीडीई के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन द्वारा देखेंगे, किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, एक हो साधारण, एक से अधिक हो आंशिक अवकल समीकरण, सीधी सी बात है। और वो आंशिक अवकल समीकरण का जो आंशिक अवकलज गुणांक है, उस आंशिक अवकल समीकरण का आंशिक अवकलज गुणांक है वो एक से अधिक स्वतंत्र चर से संबंधित हो या सापेक्ष हो, तो हम कह देंगे सीधा सीधा वो आंशिक अवकल समीकरण है। अब आंशिक अवकल समीकरण का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, पीडीई का एग्जाम्पल यहां पर लूं, पीडीई का एग्जाम्पल अगर मैं यहां लूं तो यहां पर हम देखते हैं पीडीई का फॉर एग्जाम्पल में पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन हमको याद है, हम एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बना लेंगे। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यह है कि जो कि आंशिक अवकलज गुणांक है वो कितने स्वतंत्र चरों से अधिक के सापेक्ष होना चाहिए, एक से अधिक के सापेक्ष। बनाते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी दो ट्वाइस कर लेते हैं, बराबर 7z। सिंपल। अब ये इक्वेशन में देखो क्या है, ये इस इक्वेशन में देखो आश्रित चर कितने हैं, एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका आंशिक अवकलज गुणांक है वो एक तो x के सापेक्ष है और एक है y के सापेक्ष। तो एक से क्या हो गया, अधिक, ये एक से अधिक हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये x के सापेक्ष भी हो गया, y के सापेक्ष भी हो गया, और इसका जो आंशिक अवकलज गुणांक है जो कि है डेल अपॉन डेल एक्स, साधारण में क्या होता है d अपॉन डी एक्स। समझ में आ रही है बात, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें आश्रित चर जो हो गया आपका वो जेड हो गया, स्वतंत्र चर हो गया आपका एक्स, इसमें स्वतंत्र चर हो गया वाई, इसका मतलब एक से अधिक आ रहा है स्वतंत्र चर, और आंशिक अवकलज गुणांक है वो एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष है। तो इसका मतलब किस कंडीशन में चली जाएगी, आंशिक अवकल समीकरण में। तो सिंपल सी चीज है, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो सीधा सीधा वो आंशिक अवकल समीकरण हो जाएगी। और अगर साधारण अवकल समीकरण हो तो हमने दो एग्जाम्पल आपको ऊपर दिख रखे हैं कि पहला है dy अपॉन डी एक्स प्लस 8y बराबर 0, मतलब एक ही स्वतंत्र चर है, केवल एक ही स्वतंत्र चर है, केवल एक ही। और यहां पर कितने स्वतंत्र चर हैं, एक दो, मतलब एक से अधिक। अब एक से अधिक में एक, दो, तीन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर एक ही हुआ तो आपको किससे पता लगाना पड़ेगा, इसके आंशिक अवकलज गुणांक से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अवकल समीकरण की कोटि निकालेंगे। अब हमको अवकल समीकरण समझ में आ गई, हमको अवकल समीकरण का ये पता चल गया कि अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। एक तो साधारण अवकल समीकरण जिसको ODE बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है आपकी आंशिक अवकल समीकरण जिसको PDE बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस हमको पता चल गया कि इसमें केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर होगा, इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अवकल समीकरण की कोटि पर। अब अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, किसी अवकल समीकरण की आपने पहचान कर ली, अब उसकी हम कोटि भी निकालना सीख गए तो हम अवकल समीकरण के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज, उपस्थित उच्चतम मतलब सबसे अधिक अवकलज की कोटि ही उस अवकल समीकरण की क्या होती है, कोटि होती है। मतलब हमको क्या कुछ नहीं करना, किसी भी अवकल समीकरण में हमको उसकी क्या देखनी है, उच्चतम अवकलज ढूंढना है। हमने अगर उच्चतम अवकलज ढूंढ लिया हमारा काम बन जाएगा। लेकिन उससे पहले
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो क्या है कि आपको अवकलज गुणांक जो निकालना है, उच्चतम अवकलज गुणांक निकालने के लिए आपको कोई भी इक्वेशन को, जो भी अवकल समीकरण की होगी, वो सरलतम करना होगा। सरलतम का मतलब यदि उसमें इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन का चिन्ह आ रहा है, तो उसको हटाना होगा। ठीक है, उसको बिल्कुल प्योर अवकल समीकरण बनानी होगी। बनाने के बाद फिर हम उच्चतम अवकलज के पास जाएंगे, उसकी कोटि के पास जाएंगे, और उसकी कोटि के पास जाते के साथ ही हमको क्या मिल जाएगा, उस अवकल समीकरण की क्या मिल जाएगी, कोटि मिल जाएगी। अच्छा, अब हम कैसे पता लगाएंगे? हमने डेफिनेशन तो देख ली कि किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि उसी अवकल समीकरण की क्या होती है, कोटि होती है। जैसे ये अवकल समीकरण आपके पास दे रखी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे पहली d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx का होल पावर 3 बराबर साइन x। अब ये तो पता चल गया हमको कि ये अवकल समीकरण है, और हमको ये भी पता चल गया कि ये साधारण अवकल समीकरण है, लेकिन हमको ये पता लगाना है कि इसकी कोटि कितनी है। तो इसकी कोटि पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हमको उच्चतम अवकलज ढूंढना होगा। तो इसमें अवकलज एक तो d2y अपॉन dx स्क्वायर है और एक dy अपॉन dx है, लेकिन हम ये देखेंगे कि उच्चतम अवकलज कौन सा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब उच्चतम अवकलज की कोटि देखनी है हमें। तो उच्चतम अवकलज की कोटि देखेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर सबसे ज्यादा हुआ, हालांकि dy अपॉन dx की पावर अधिकतम है, लेकिन मतलब उसकी घात अधिकतम है, लेकिन वो अवकलज तो छोटा है ना। क्योंकि छोटा क्यों है, क्योंकि ये एक कोटि का अवकलज है, ये दो कोटि का अवकलज है, क्योंकि इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये दो कोटि का अवकलज हो जाएगा, ये एक कोटि का अवकलज हो जाएगा। और हमको उसकी घात नहीं देखनी, हमको उस उच्चतम अवकलज की कोटि देखनी है, और कोटि देखते के साथ ही हमको क्या टिक करना है, उसकी कोटि, उस अवकल समीकरण की कोटि टिक हो जाएगी। तो हमको सिर्फ उच्चतम अवकलज की कोटि निकालनी है, और वो कितनी है यहाँ पे, वो यहां पर कितनी है, 2। ये आपका पहले एग्जाम्पल का आंसर हो गया। दूसरे का हम ये देखेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx प्लस इंटीग्रेशन y dx बराबर x क्यूब। अब ये जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण तो है, लेकिन इसकी कोटि निकालते समय अधिकतम स्टूडेंट जो की गलती करेंगे, वो क्या गलती करेंगे, उसमें उच्चतम अवकलज की कोटि ढूंढने लग जाएंगे इसमें बिना इसको सोल्व करे हुए, और वो क्या करेंगे कि भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर ही अधिकतम है और इसकी कोटि 2 कर देंगे, और उनका आंसर हो जाएगा पूर्णतः गलत। तो हमको क्या करना है, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx प्लस इंटीग्रेशन y dx प्लस साइन x। अब आप इसको देखो, इक्वेशन को, इसको मैंने बताया आपको कि सरल करना होगा, तो इसको सरल करते हैं। और सरल करने का सबसे अच्छा उपाय, मतलब कि समाकलन का चिन्ह को हटाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, उसके x के सापेक्ष ही दिख रहा है आपको, x के सापेक्ष यदि मैं इस समीकरण का अवकलन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा तो पहले तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का हम जब अवकलन करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और ये भी हो जाएगी 3, और ये 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, और ये समाकलन का चिन्ह हट के ये केवल y रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन x का, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, तो ये साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस x। सिंपल सी चीज है, इसका हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। हमको आराम से इसके, अब हमको कोई समाकलन का चिन्ह नजर नहीं आ रहा।
समाकलन का चिन्ह नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इससे सरलतम रूप हम इस इक्वेशन का ला नहीं सकते। इसको ही हमको, इसकी कोटि हमको पकड़नी होगी। इस इक्वेशन में जितनी भी उच्चतम अवकलज है उसकी कोटि देखिए कौन कितनी है। अब यहाँ पर दो अवकलज हैं, एक तो है 3 पावर का, एक 2 पावर का। तो 3 ज्यादा होता है या 2 ज्यादा होता है? 3 ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है? 3। तो अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको अवकल समीकरण पता चल गया, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण का पता चल गया डिफरेंस, और हमको ये भी पता चल गया कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं। अब हमको ये देखना है कि एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोटि हमने निकाल ली तो हमको घात भी आनी चाहिए। तो घात के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से अधिकतम चीजें आसान हो जाती हैं, उनको रटने से नहीं, उनको समझने से। क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगी तो सारे कंसेप्ट याद रहेंगे। और डेफिनेशन क्या है? किसी अवकल समीकरण में, किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की ही घात, मतलब उच्चतम अवकलज की ही घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। मतलब आपने कोटि में देखा कि उच्चतम अवकलज की कोटि ही उसकी कोटि कहलाती है। तो यही उसमें यही है कि इसमें भी यही है कि उच्चतम अवकलज की घात ही उसकी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अब हमने ये देख लिया कि भाई उच्चतम अवकलज निकाल लिया, दोनों अगर इक्वेशन को हम दोबारे ले लें और अब की बार इनकी कोटि नहीं इनकी घात निकालें, तो हमको सीधा सिंपल सा तरीका पता है कि सबसे पहले उच्चतम कोटि पकड़ लेंगे। उच्चतम कोटि कितनी है? उच्चतम अवकलज की कोटि 2 है, तो इसकी कोटि 2 हो गई, इसकी कोटि 1 हो गई। इसकी घात कितनी है? इसकी घात देखो कितनी है, इसकी घात है 1। यहां dy/dx है, इसकी घात है 3। तो 1 ज्यादा हुआ, 3 ज्यादा हुआ, 3। तो अधिकतम स्टूडेंट यहां 3 लगा देंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि उच्चतम अवकलज की घात देखनी है हमको। तो उच्चतम तो इन दोनों में से कौन सा है? d2y/dx²। तो d2y/dx² की हमको उच्चतम घात देखनी है और उस उच्चतम कोटि की घात देखनी है। और इस उच्चतम जो अवकलज की कोटि है वो d2y/dx² है और उसकी घात कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी इस अवकल समीकरण की? 1। अब हम आते हैं कि d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस y इंटीग्रेशन y dx बराबर x³। इसको हमने देख लिया। इसको आप चाहे sin x कर लो, क्योंकि अपन ने वहां sin x ले लिया। इसको अपन sin x भी कर सकते हैं, यहाँ sin x कर लो, यहाँ भी sin x कर सकते हैं हम, क्योंकि अपन ने वहां पर sin x लेके सोल्व कर लिया है। x³ भी लेके सोल्व कर सकते हैं। अगर इसकी घात देखें हम, तो इसकी घात देखने पे हमको दिख रहा है कि जो दूसरा है उसको हमने सोल्व किया, क्योंकि समाकलन का चिन्ह हटाया। समाकलन का चिन्ह हटाने पर हमने देखा कि इसकी उच्चतम कोटि कितनी है? उच्चतम अवकलज की कोटि है 3। तो उच्चतम अवकलज तो हो गया ये, और इसकी घात कितनी है? 1। इसकी भी घात 1 है। तो इसमें 2 ही अवकलज हैं, और अधिकतम अवकलज कौन सा है, मतलब उच्चतम अवकलज कौन सा है? 1। तो उसकी घात कितनी है? 1। तो इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी? 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको उच्चतम अवकलज की घात देखनी है। उच्चतम अवकलज की घात देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी टोटल घात, उस अवकल समीकरण की टोटल घात कितनी है। तो आज हमने कई चीजें पढ़ी अवकल समीकरण से संबंधित। अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा अच्छा टॉपिक लेंगे और आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक था। और आज के लिए धन्यवाद।